अगर कोई पत्रकार जिसका ज़मीर जागा हुआ है वो इस आंदोलन की कवरेज जनता को सच्चाई दिखाता है तो दिल्ली पुलिस और सरकार उस पर झूठे मुकदमे लगाकर अंदर कर देती है। जैसे पिछले दिनों मनदीप पुनिया को भी झूठे मुकदमे के तहत जेल में डाल दिया था, तो उस पर क्या कहेंगे? मनदीप पुनिया का वीडियो मैंने देखा था, उसके साथ बिल्कुल अन्याय हुआ था, बिल्कुल ही उसके साथ गलत किया गया था। पत्रकारिता जो है, जिसको हम अपना जो न्यूज़ चैनल है, चाहे वो पत्रकारिता है, ये जो है ना चौथा स्तंभ है किसी भी लोकतंत्र का। जब मीडिया को दबाया जाएगा, प्रेस को दबाया जाएगा, तो ये समझ लो कि उस देश में लोकतंत्र का पतन होना आरंभ हो जाता है। नमस्कार साथियों, मैं अमन पिलानिया, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हमारे साथ हैं लोकदल के पूर्व प्रत्याशी विजेंद्र सिंह रेड्डू जी। आज हम उनसे किसानों के मुद्दे पर और हरियाणा की राजनीति पर चर्चा करेंगे। नमस्कार विजेंद्र जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं व दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। विजेंद्र जी, आंदोलन को 3 महीने से ऊपर का समय हो गया, 250 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं और बीजेपी सरकार अब भी किसानों से बात करने के लिए राजी नहीं है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार की पूर्ण रूप से हठधर्मिता है। सरकार जनता के लिए होती है, प्रजा के लिए होती है। एक राजा को प्रजा की कल्याण के काम करने चाहिए, लेकिन जहाँ तक इस आंदोलन को देख करके लग रहा है कि सरकार बिल्कुल अड़ी हुई है और वो प्रजा के प्रति बिल्कुल भी कल्याण का कार्य नहीं करना चाहती है। जब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और भाई अमन, जब लोग कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि भाई हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो सरकार ने इन कानूनों को ज़बरदस्ती थोपने का काम क्यों किया? इसी बात से इनके पीछे सरकार की नीयत गलत साफ दिखाई दे रही है कि नीयत गलत है। जिस प्रकार से आपने पहले भी देखा होगा कि जिस प्रकार से संसद में इन कानूनों को कोरोना काल में पास करवाने का काम इस मोदी सरकार ने किया था, उस टाइम बिल्कुल ज़बरदस्ती पास करवाएगा। बेहतर होता कि यही कानूनों को सरकार संसद में छोड़ती, चर्चा होती, आम जनता में चर्चा होती और सब किसानों आदि सभी की सहमति से अगर ये कानून पास होते तो ये जनहित में माने जाते। लेकिन जिस प्रकार तानाशाही तरीके से इन कानूनों को लागू किया गया, जनता में उसका रोष है। और जब जनता इतना उग्र आंदोलन इसके ऊपर कर रही है, तो सरकार को अपनी जिद छोड़ करके इन तीनों काले कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। अगर सरकार कानून ही पास करना चाहती है, देखिए मेरा एक व्यक्तिगत विचार है इन कानूनों के ऊपर, यदि सरकार चाहती है, किसान का भला करना चाहती है, तो इन तीनों कानूनों को रद्द करे, दोबारा से मसौदा तैयार करे, उसको आम जनता के बीच में छोड़े, सभी की सलाह ले, सबसे विचार करे और फिर एक सामूहिक मसौदा तैयार करके कानून दोबारा से लागू कर दो। इस बार तो सरकार को तुरंत प्रभाव से इन कानूनों को वापस ले लेना चाहिए, यही देश हित में भी। विजेंद्र जी, एक तरफ तो बीजेपी किसानों से बात करने की बात कर रही है और दूसरी तरफ जो कृषि मंत्री हैं तोमर जी, तो वो कह रहे हैं कि हमने जब ये कृषि कानून पास किया उस समय हमने किसान संगठनों से सलाह मशवरा किया था, तो उस पर क्या विचार है? भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि वो ठीक कर रही हो, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के किसान संगठन है, जो उस पार्टी के जुड़े हुए किसान संगठन, उन्हीं कुछ गिने चुने नेताओं से बात होगी, कर भी ली होगी, तो उनसे क्या बनता है? पूरे विपक्ष से, पूरे आम किसान संगठनों से बात करनी चाहिए थी, जो कि वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने किसी से भी बात नहीं की। ये हम सब ने देखा था, टीवी के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, प्रेस मीडिया, सभी के माध्यम से सभी में ये आवाज़ उठी थी कि जिस प्रकार से सरकार ने बगैर किसान संगठनों से सलाह किए हुए, बगैर जनता से सलाह किए हुए, बगैर विपक्ष को इसमें जो है ना सहमति लिए बिना इन्होंने इन कानूनों को तानाशाही तरीके से पास करवाने का काम किया था। कोई किसी प्रकार की किसी से सलाह नहीं लेगी इसमें, और उसी का परिणाम है कि आज ये जो है ना किसान आंदोलन कर रहे हैं अपनी ज़मीन को बचाने के लिए। अच्छा, एक और बताइए, देखो मैं सभी श्रोताओं को भी ये बात बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से पहले एसेंशियल कमोडिटीज़ ला था, उसमें जो काला बाजारी बनी हुई थी, उससे बचने के लिए सरकार ने उस कानून को ख़त्म कर करके ये कानून लागू किया था कि ये इतनी सारी वस्तुएं जो है एसेंशियल कमोडिटी में, आवश्यक वस्तुओं में आएंगी और इनकी कोई भी काला बाजारी नहीं करेगी। ये तो हमारे को भी कानून समझ में नहीं आ रहा कि सरकार क्यों इस एसेंशियल कमोडिटी को दोबारा से फिर तोड़ने का काम कर रही है। इससे सरासर कालाबाजारी बढ़ेगी। और मैं एक और बात यहाँ पर कहना चाहूँगा
कि इससे जितना किसान का नुकसान नहीं, उससे ज़्यादा कहीं मज़दूर का नुकसान होगा, आम जनता का नुकसान होगा। किसान तो फिर भी अपने लिए खाने के दाने जो है ना बचा करके रख लेने का काम करेगा, लेकिन आम मज़दूर जब उसको ब्लैक में गेहूं के दाने खरीदने पड़ेंगे। आज दूसरी चीज़ें हम देख रहे हैं, जिस प्रकार से सीज़न के टाइम पर सारी सब्जियां 2 रुपये किलो 4 रुपये किलो हो जाती हैं, और वही 2 महीने के बाद जो ना 100 रुपये किलो तक पहुंच जाती है। वही हालात अब जो है ना, जो आवश्यक वस्तुएं जैसे गेहूं है, दाल है, चावल है, अगर इनका भी यह हाल होगा जिससे गरीब आदमी अपना पेट भरता है, तो फिर तो पेट भरने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। इसलिए सरासर गलत कानून है ये। विजेंद्र जी, जैसे गोदी मीडिया है, ये आंदोलन जब स्टार्ट हुआ पंजाब से, जब सरदार किसान जो दिल्ली के लिए कूच किया किसानों ने, तो उस समय जो गोदी मीडिया है, बिकाऊ मीडिया बोल देते हैं हम जिसको, वो इस आंदोलन को पाकिस्तानी और खालिस्तानी करार दे रही थी। अब जैसे 28 जनवरी को राकेश टिकैत जी भावुक हो गए थे गाजीपुर बॉर्डर पर, उसके बाद आपकी जो खाप है कंडेला खाप, उसमें सबसे पहले कंडेला गाँव में किसान महापंचायत हुई थी, भारत की सबसे पहले किसान महापंचायत हुई थी। अब गोदी मीडिया उस किसान महापंचायत को एक जाट बिरादरी का थोपा लगा रही है कि ये जाट बिरादरी की है, 36 बिरादरी की नहीं है, इसमें किसान नहीं है, केवल ये जाट बिरादरी की महापंचायत है। तो उस पर क्या विचार आपकी? ये जो गोदी मीडिया की आप बात कर रहे हो, है न्यूज़ चैनल हैं कई, टोटल न्यूज़ या नेशनल न्यूज़ वगैरह का हम सुनते हैं, वो केवल और केवल जो है ना किसानों के खिलाफ की बात करता है। लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने प्लानिंग बनाई हुई थी, जो चैनलों के माध्यम से पता लगा है, राकेश टिकैत जी ने बिल्कुल सही वक्त पर अगर वो ये स्टेप ना लेते, वो भावुक ना होते, तो हो सकता है सरकार अपनी नापाक कामयाबी प्राप्त कर लेती। लेकिन जिस प्रकार से राकेश टिकैत जी ने भावुक होकर के अपने एक अपील की किसानों से, और उनकी अपील बिल्कुल सही थी कि अगर ये आंदोलन वहाँ पर टूट जाता तो किसान का कभी भी किसी प्रकार का कोई भला करने वाला नहीं था, और दोबारा से ऐसा आंदोलन चलाना भी मुश्किल हो जाता। जहाँ तक कंडेला खाप की, कंडेला खाप बहुत ही बहादुर खाप है। हमेशा इसने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया है, हमेशा अन्याय का विरोध किया है, और इस बार भी बेशक कंडेला खाप से पहल हुई, लेकिन एक बहुत ही ये बढ़िया पहल की गई थी किसानों को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, आम जन को बचाने के लिए। जो कंडेला खाप ने पहल की, मैं तो उनको बधाई देता हूँ, शाबाशी देता हूँ कि ये पहल करके इन्होंने देश और किसान को बचाने का काम किया है। गोदी मीडिया जिस प्रकार से इसको कुछ भी उछालता रहे, ये केवल जाटों का महापंचायत नहीं थी, ना ही जाट किसान है, जाट किसान है, दूसरी बिरादरियां भी किसान है, मजदूर भी किसान है जो किसानी के काम करता है, चाहे वो खेत में मजदूरी क्यों ना करता हो, लेकिन वो भी एक किसानी का काम कर रहा है, और वो भी किसान ही माना जाएगा, किसान ही होता है। इस महापंचायत में सभी बिरादरी शामिल हुई थी, जितने भी लोग किसानी से जुड़े हुए हैं, सारे के सारे इसमें शामिल हुए। न केवल किसानी से जुड़े हुए, बल्कि व्यापारी और मजदूर भी इसमें शामिल हुए थे। इसलिए गोदी मीडिया भ्रामक प्रचार करके इन किसान नेताओं को, किसानों को तोड़ने के लिए एक जो है ना गलत वो कोशिश कर रहा है, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होगा। एक तरफ तो गोदी मीडिया इस आंदोलन को गुमराह कर रही है, मतलब आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश करती है। अगर कोई पत्रकार जिसका ज़मीर जागा हुआ है, वो इस आंदोलन की कवरेज जनता को सच्चाई दिखाता है, तो दिल्ली पुलिस और सरकार उस पर झूठे मुकदमे लगाकर अंदर कर देती है। जैसे पिछले दिनों मनदीप पुनिया को भी झूठे मुकदमे के तहत जेल में डाल दिया था, तो उस पर क्या कहेंगे? मनदीप पुनिया का वीडियो मैंने देखा था, उसके साथ बिल्कुल अन्याय हुआ था, बिल्कुल ही उसके साथ गलत किया गया था। पत्रकारिता जो है, जिसको हम ये कहेंगे अपना जो न्यूज़ चैनल है, चाहे वो पत्रकारिता है, ये जो है ना चौथा स्तंभ है किसी भी लोकतंत्र का। जब मीडिया को दबाया जाएगा, प्रेस को दबाया जाएगा, तो ये समझ लो कि उस देश में लोकतंत्र का पतन होना आरंभ हो जाता है। तो इसका डटकर विरोध करना चाहिए, पत्रकार बिल्कुल फ्री रहना चाहिए। हाँ, पत्रकार का अपना धर्म है कि वो सच्चाई को दिखाए, उसके लिए कुछ साथियों ने जो कुर्बानी दी है, चाहे वो पुनिया साहब हैं या और अन्य पत्रकार हैं, उन्होंने भी काफ़ी, हमने सुना है, कईयों को काफ़ी परेशानी उठनी पड़ी है इस आंदोलन के कारण। लेकिन मैं उनको बहुत बहुत शाबाशी देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने निडरता के साथ अपना एक अच्छा कार्य करने का काम किया है। और मोदी सरकार की यह बहुत ही गलत हरकत है, गंदी हरकत है, लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि आप लोकदल पार्टी के नेता हैं, आपके नेता ने, जैसे अभय सिंह चौटाला जी ने किसान आंदोलन के पक्ष में इस्तीफा दे दिया है, तो वहाँ पर दूसरी पार्टियों के नेता कह रहे हैं कि अभय सिंह ने राजनीति के कारण अपना इस्तीफा दिया है आगे के वोट बैंक के लिए, तो उस पर क्या विचार आपके? मैं बधाई देता हूं भाई अभय सिंह जी चौटाला को आपके चैनल के माध्यम से कि जिन्होंने जो स्टाफ लिया, अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है।
चलो कुछ लोग कहते होंगे राजनीति के कारण दिया है, लेकिन चौधरी देवीलाल के तो सिर के ऊपर ताज आ गया था। देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, लेकिन उस आए हुए ताज को भी उतार करके अब पद से इस्तीफा देने का काम किया था। मैं बहुत प्रसन्नता के साथ ये बात कहता हूँ कि अभय सिंह चौटाला जी ने अपने दादा की जो परंपरा है उसको कायम रखते हुए जनहित में ये काम किया है। इसमें राजनीति का कहीं कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ लोग और हैं जो वो भी चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और कहते हैं कि भाई हम भी देवीलाल का खून है हमारे अंदर भी, लेकिन वो आज सत्ता से जो चिपकने का काम कर रहे हैं वो भी मैं एक बहुत गलत मानता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं तो यही सुझाव देना चाहता हूं कि अगर देवीलाल का किसी की रगों में खून दौड़ रहा है आज के दिन, तो उनको सत्ता से दूर होने का काम करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा दे करके जनता के बीच और किसानों के बीच आकर के उनका समर्थन करना चाहिए। एक तरफ तो दुष्यंत चौटाला जी चुनाव से पहले कह रहे थे मैं किसानों के लिए बहुत अच्छे काम करूंगा अगर सत्ता में आ गया, तो आज सत्ता में आने के बाद गठबंधन सरकार ने जब पंजाब से किसान आ रहे थे उन पर लाठीचार्ज, उनके आने के स्वागत में रोड खुदवा दिए, उन पर पानी की बौछारें करवा दी, तो उस पर क्या विचार हैं आपके? मैं देखो, दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं और युवा नेता हैं, लेकिन पता नहीं किस कारण से इस मौके पर वो एक के बाद एक गलती करते जा रहे हैं। जो किसानों के सहारे, आम जन के सहारे डिप्टी सीएम की कुर्सी तक जो बंदा पहुंचा है, लोगों ने जिनको पहुंचाया है, वो लोग आज परेशान हैं, दुखी हैं। इतनी कड़ाके की सर्दी में बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, भूखे प्यासे, अपने परिवार को छोड़ करके, अपनी फसल को छोड़ करके वो बॉर्डर पर अपना दुख इजहार कर रहे हैं। लेकिन जिनके कंधों पर बैठ करके जो आदमी आगे गया है, आज उनका दुख में शरीक नहीं हो रहा। तो मैं समझता हूँ पता नहीं किस प्रकार से बुद्धि में नहीं आ रही है ये बात, और क्यों वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं। जो जो वायदे किए थे सारे के सारे वायदे उल्टे पड़ते जा रहे हैं। उनको तुरंत इस्तीफा दे करके पब्लिक के बीच में आकर के बैठ जाना चाहिए। एक और लोग कुछ कहते हैं, मेरी कुछ साथियों से बात हुई तो वो कहते हैं भाई इस्तीफा देने से क्या समाधान निकल जाएगा, तो सरकार में रहते हुए समाधान करवा दो, सरकार में रहते हुए समाधान करवा दो, कौन इस्तीफा मांगेगा? विजेंद्र जी, जैसे मैंने आज महावीर गुप्ता जी जो इनेलो के इसके लोग क्या नाम है जेजेपी की पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, 2019 में जींद से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है, वो तो कह रहे हैं दुष्यंत जी के पास पावर नहीं है, वो किसानों की समस्या का हल नहीं करवा सकते। पावर नहीं है तो ऐसी सरकार में रहने का क्या फ़ायदा? पावर क्यों नहीं है जब पूरी जनता को पता है अगर दुष्यंत चौटाला के पास आज पावर नहीं है तो फिर कब पावर आएगी? आज अगर सरकार है तो मैं तो कहता हूं कि जननायक जनता पार्टी है, क्योंकि इसी के भरोसे सरकार चल रही है। अगर ये हट जाए तो सरकार गिर जाएगी, सरकार चलेगी ही नहीं। और जब ऐसी अवस्था आएगी तो सरकार को मजबूर होना पड़ेगा, उनको किसानों की बात सुननी पड़ेगी। लेकिन इस बात को भी छोड़ दिए, सरकार गिरती है, बसती है, नहीं बसती है, मैं कितना प्रयास कर सकता हूँ, मुझे वो प्रयास करना चाहिए। एक कांटो चाहे चोंच भर जो है ना मिट्टी या रेत उठा करके ले जाती है, उसका भी कहीं ना कहीं सहयोग होता है। उनको आकर के जनता का सहयोग करना चाहिए, खुले तौर पर सहयोग करना चाहिए। एक तरफ लाठीचार्ज चल रहे हैं और वो कहते हैं कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। एक कहता है कि लाठीचार्ज हुआ नहीं, दूसरा कहता है पुलिस ने अपनी सुरक्षा में लाठियां चलाई। जेजेपी के नेता तो कहते हैं दुष्यंत के पास पुलिस विभाग नहीं है, दुष्यंत चौटाला कुछ नहीं कर सकते थे। इस मामले में जो पिपली कांड हुआ था उसमें लाठीचार्ज हुआ था, तो दुष्यंत चौटाला उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये तो बड़ी मजाक की बात पूछ ली आपने। जो हरियाणा प्रदेश का डिप्टी सीएम है और कहता है मेरे पास पुलिस विभाग नहीं है। अरे डिप्टी सीएम और सीएम, एक दिन के तो सीएम भी बनाया गया था दुष्यंत जी को, आपको पता होगा। विधानसभा में जब सत्र चल रहा था, कोरोना था, सीएम साहब को कोरोना हुआ। हाँ, सीएम साहब कोरोना के लिए मेदांता में एडमिट हो गए थे कोरोना से, और एक दिन के सीएम जो है भाई दुष्यंत चौटाला जी बने थे। अगर एक दिन की पावर थी उसी दिन कर देते जो करना था, फटाफट अगर करने का मन होता तो उनका। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जब सरकार में एक पावरफुल मंत्री है, चाहे सीएम अकेला कुछ नहीं करता है, जो पावरफुल मिनिस्टर, जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट में हर व्यक्ति ही एक सीएम के बराबर का होता है और हर किसी को राइट भी होता है और हर कोई अपना फैसला मनवा भी सकता है। वो इच्छा के ऊपर बात बनती है, भाई कौन किसकी कितनी इच्छा है किस फैसले को मनवाने के लिए। मान लिया कि वो पुलिस को नहीं रोक सकते थे, लाठीचार्ज को नहीं रोक सकते थे, तो उनका विरोध तो कर सकते थे। विरोध में दो शब्द तो बोल सकते थे कि पुलिस ने जो किया गलत किया, लेकिन उधर से तो आवाज़ यही आई कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं।
जबकि खुद सीएम मान रहा कि लाठीचार्ज तो हुआ लेकिन पुलिस ने अपनी सुरक्षा में किया है। डिप्टी सीएम मान रहा है लेकिन दूसरे नेता लोग यही कहते हैं कि हुआ ही नहीं। तो कम से कम विरोध में दो शब्द कहते हैं कि भाई गलत किया, विरोध करते वो भी नहीं किया गया, तो ये गलत है, करना चाहिए था विरोध। विजेंद्र जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। आपने लोकदल में बहुत लंबे से काम कर रहे हो, लोकदल पार्टी में आपने दुष्यंत जी के साथ भी काम किया है, तो अब आप देवीलाल की विरासत का असली हकदार किसे मानते हैं? देखिए, ये तो स्पष्ट हो चुका है अब तो। जिस प्रकार से त्याग का परिचय अभय सिंह जी चौटाला दे रहे हैं, जिस प्रकार से किसानों के साथ अपना विधानसभा का इस्तीफा दे करके किसानों के साथ जो है ना खड़े हुए हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश में उन्होंने ट्रैक्टर यात्राएं की हैं, हर हलके में जा जा करके वो किसानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो इसे स्पष्ट रूप से उभर करके सामने आ गया है कि असली प्रतिमूर्ति कोई है चौधरी देवीलाल की, तो वह अभय सिंह चौटाला जी है। धन्यवाद विजेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, आपने मेरी बात जानी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये थे हमारे साथ लोकदल के पूर्व प्रत्याशी विजेंद्र सिंह रेड्डी जी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।